क्या पति की मौत के बाद पत्नी को अपने प्यार का कत्ल कर देना चाहिए? मुझे अपने पति से बहुत प्यार था, इतना प्यार कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मेरे पति की मौत हो गई। ऐसा लग रहा था कि मैं जिंदा लाश बन गई हूँ। मैं हंसना भूल गई थी, मुझे रोने की आदत लग गई थी, रंगीन कपड़ों से नफरत होने लगी थी। बस यही सफ़ेद रंग ही अच्छा लगता था जिसमें मैंने अपने पति को आखिरी बार देखा था। लेकिन अब हर कोई मुझसे शादी का लाल जोड़ा फिर से पहनने को कह रहा था। मैंने अपने भाई से कहा कि मैं अपने दूसरे पति को आंसुओं के सिवा कुछ भी नहीं दे पाऊंगी, तो क्या वह मुझे तलाक नहीं दे देगा? फिर भी सबकी ज़िद बढ़ने लगी थी और अब मुझे रोना आने लगता था। मैंने सोच लिया था कि मैं सब कुछ छोड़कर नदी के किनारे वाली जगह पर अपना आशियाना बना लूँगी, जहाँ अक्सर मैं और मेरे पति एकांत में मिलते थे। कम से कम उस जगह से जुड़ी यादों के साथ अपनी बाकी ज़िंदगी गुजार लूँगी। लेकिन यह भी असंभव लग रहा था कि इस सुनसान जगह पर मैं अकेली कैसे रह सकती हूँ। मेरे पति को गुजरे सिर्फ 2 साल हुए थे और अब सब मुझे उन्हें भूल जाने की सलाह देने लगे थे। मैंने उस समय को भूलने का फैसला किया। मैं अपने पति की आत्मा की शांति के लिए रोज़ प्रार्थना करती थी। मेरे भाई मेरे पास आकर बैठ गया। उसने कहा, रजनी, कल सुबह कुछ लोग तुम्हें देखने के लिए आएंगे। तुम अब ये सफ़ेद कपड़े उतार के अपने आप को संभालो। आईने में देखो, दुख ने तुम्हारे चेहरे को कैसे मुरझा दिया है। मैं चुपचाप उठी और अपने कमरे में चली गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे वह दिन याद आ रहा था जब संजय और उसकी माँ मेरे लिए रिश्ता लेकर आए थे। वह कितना खूबसूरत दिन था। मैंने संजय को दरवाजे से देखा था। मैं तो पहली ही नज़र में उस पर फिदा हो गई थी। फिर चाय और बिस्किट लेकर गई तो संजय मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। जब संजय और उसका परिवार लौट गया तो शाम को ही पुष्पा आंटी ने फ़ोन किया और माँ से कहा कि हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। माँ ने फ़ोन रख दिया और मुझे गले से लगा लिया। माँ ने मेरे माथे को चूमकर बधाई दी। मुबारक हो बेटा, बात बन गई। फिर छुट्टियों में सब कुछ निपट गया। संजय और मेरी मंगनी हो गई थी। ये मंगनी 5 साल तक रही थी। इसी दौरान हमारी शादी भी हो गई थी। लेकिन अभी तक मैं ससुराल नहीं गई थी। संजय पढ़ाई पूरी करना चाहता था और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। इस बीच संजय और मेरा प्यार परवान चढ़ता गया। हम दिन भर फ़ोन पर बातें किया करते थे और अक्सर नदी के किनारे मिलते थे। हर वीकेंड पर साथ में खाना खाने के लिए बाहर भी जाते थे। क्योंकि मैं संजय की मंगेतर थी, इसलिए मेरे परिवार ने मुझ पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। संजय और मैं एक दूसरे से मिलने जाया करते थे। फिर 5 साल बाद संजय को अच्छी नौकरी मिल गई। शादी के दिन भी आ ही गए थे। हमारी शादी धूमधाम से हो गई। संजय और मैं एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। हमारी जोड़ी को दिया और बाती वाली जोड़ी कहा जाता था। हमने 2 साल एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे से गुजारे। हमारी कभी नोक झोंक नहीं हुई। लड़ाई तो बहुत दूर की बात थी। हम दोनों एक दूसरे की बात को बिना कहे ही समझते थे। 3 फरवरी को मेरा जन्मदिन था।
पूरा दिन संजय मेरे आगे पीछे घूमता रहा, किसी सरप्राइज़ की बात कर रहा था। उसने मुझे फ़ोन पर भी सरप्राइज़ के बारे में 2-3 बार बताया था। मैं उसके लौटने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि वह वापस लौटा ही नहीं। उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था और उनकी मौत हो गई थी। 3 फरवरी मेरे लिए सबसे मनहूस दिन साबित हुआ था। मैं इस दिन की घटना को याद करके तड़प उठती हूँ। मैं रात भर कतरा कतरा रोती रही थी। सुबह फिर से उदास दिन की शुरुआत हो चुकी थी। वैसे तो मेरे लिए हर दिन एक जैसा था, उदासी से भरा हुआ। 2 बजे भाई अपने साथ काफ़ी सामान लेकर आया था। वह बहुत खुश लग रहा था। भाई ने माँ से कहा कि बहन को देखने के लिए लड़के वाले बस आने ही वाले हैं, आप सभी तैयार हो जाइए। माँ मेरे पास आई थी। उन्होंने मेरे वार्डरोब से लाइट पिंक कलर का आयरन किया हुआ ड्रेस निकालकर मुझे दे दिया और बोली, बेटा ये ड्रेस पहन लेना, मैं तुम्हें फिर से इस हालत में नहीं देखना चाहती। वह इतना कहकर चली गई। मैंने गुलाबी ड्रेस को देखा था। फिर मैं यूं ही काफ़ी देर तक उस कलर को देखती रही थी। अगर मैं ये ड्रेस पहनकर उनके सामने जाती तो बहुत बड़ा झूठ होता, क्योंकि वह समझ लेते कि मैं सब कुछ दुख भूलकर वापस नॉर्मल जीवन में लौट आई हूँ। लेकिन हकीकत तो ये नहीं थी। इसलिए मैंने उस ड्रेस को वापस अलमारी में लटका दिया। कुछ देर बाद घर की नौकरानी मुझे बुलाने आ गई। मैं अपनी सफ़ेद जोड़ी में ही मेहमानों के सामने बैठ गई। जो लड़का मेरे रिश्ते के लिए आया था वह मुझे देखकर चौंक गया। उसने अपनी माँ के कान में कुछ कहा था। तब उसकी माँ बहाना बनाकर चली गई। इस तरह उन्होंने ये रिश्ता रिजेक्ट कर दिया। मेरी माँ ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया था। उन्हें लगा कि ये सब मेरी सफ़ेद ड्रेस की वजह से हुआ है। लेकिन हम दोनों को भी नहीं पता था कि सच्चाई कुछ और ही थी। कुछ दिन बीते होंगे जब मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने फ़ोन उठाया तो सामने से एक लड़का बोला, मैं रोहित बात कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैं अपनी माँ के साथ तुम्हारा रिश्ता लेने आया था, लेकिन हमने मना कर दिया था क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में एक बहुत ज़रूरी बात जानता हूँ। आप मुझे पार्क में आकर मिलो। मैं आपको बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। मैं उस लड़के की बात सुनकर दंग रह गई। मुझे नहीं पता कि वह मुझसे क्या बात करना चाहता था। मैंने रोहित से मिलने के लिए हाँ कह दिया था। मैं माँ को बताए बिना रोहित से मिलने पार्क में चली गई। उसने मुझे 3 बजे का समय दिया था, लेकिन मैं घर के माहौल से घबराकर 2:30 बजे ही वहाँ पहुँच गई थी। मैं काफ़ी देर तक पार्क में बैठी रही, लेकिन रोहित वहाँ आया ही नहीं। मैंने अपनी घड़ी में समय देखा तो शाम के 5 बज रहे थे। मैं एकदम से डर गई। माँ भी यकीनन मेरे लिए परेशान हो गई होगी। मैंने रोहित का नंबर मिलाया, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था। न जाने वह मुझे कौन सा राज बताना चाहता था। मैं चुपचाप उठकर अपने घर की तरफ चल दी। जैसा कि मैंने सोचा था, माँ मेरे लिए बहुत चिंतित होगी। ऐसा ही हुआ। माँ मेरे लिए बहुत चिंतित हो गई थी। मुझे देखते ही उसने मुझ पर सवालों की बौछार कर दी। मैंने उन्हें शांत रहने को कहा और अपने कमरे में चली गई। मैंने रोहित का नंबर फिर से 2 बार डायल किया था, लेकिन उसका नंबर लगातार बंद ही आ रहा था।
मेरा दिल टूट सा गया था। मैं संजय को याद करके आंसू बहाने लगी। ऐसे ही कुछ दिन आराम से गुजर गए। हमेशा से ऐसा ही होता था। जब कोई रिश्ता टूट जाता था तो मेरी माँ और भाई कुछ दिन खामोशी से गुजार देते थे, लेकिन एक हफ्ते बाद उन्हें फिर से मेरी शादी की चिंता सताने लग जाती थी। इस बार भी ऐसा ही हुआ था। कुछ दिनों के इंतज़ार के बाद ही मेरे भाई ने मेरे लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया। मुझे पता था कि मेरे भाई के इरादे साफ थे। वह बस इतना ही चाहता था कि उसकी बहन का घर बस जाए और वह फिर से जी उठे। लेकिन मैं ना तो अपना घर बसाना चाहती थी और ना ही दोबारा जीना चाहती थी। भाई ने इस बार अपनी शर्तों को थोड़ा कम किया था। शायद वह जान गया था कि कोई कुंवारा लड़का विधवा औरत को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए इस बार जो आदमी मेरे लिए रिश्ता लेकर आया था वह 2 बच्चों का बाप था। उसकी पत्नी भी बड़ी जवानी में स्वर्गवास हो चुकी थी। मेरी माँ ने इस बार भी मुझे रंग बिरंगे कपड़े थमा दिए थे, लेकिन मैंने इस बार भी अपने मन से ही काम लिया था। मैं सफ़ेद पोशाक में सागर के सामने आ गई। वह मुस्कुराया और बोला, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, क्योंकि शायद रजनी अपने पति को भूल नहीं पाई है। मैं भी अभी तक अपनी पत्नी को नहीं भूला हूँ, लेकिन क्या करें, मुझे अपने बच्चों के लिए एक माँ की ज़रूरत है और मुझे एक जीवन साथी की। माँ और भाई की आंखों से खुशी झलक रही थी। मुझे सागर से हमदर्दी हुई, लेकिन इस हमदर्दी में मैं अपने पति के साथ बेवफाई तो नहीं कर सकती थी ना। मुझे मालूम था कि इसे कोई ना कोई अच्छी लड़की मिल ही जाएगी, इसलिए मैंने अपनी माँ से साफ मना कर दिया था। मैं बोली, माँ, मैं शादी नहीं करना चाहती। मैंने अपने भाई को भी समझाया, लेकिन इस बार वह मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उन्होंने आपस में ही सारे निर्णय कर लिए थे। एक शाम को मेरा भाई मेरे पास आकर बैठ गया। मेरा भाई मुझसे 4 साल छोटा था, लेकिन उसने मेरा बाप बनकर मुझे दिखाया था। ज़माने की कोई तकलीफ़ मुझे नहीं होने दी थी। भाई ने कहा, आज से ठीक 4 दिन बाद तुम्हारी शादी है। मुझे उम्मीद है कि सागर तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मेरी बहन, इस बार कोई हंगामा मत करना और खामोशी से विदा होकर नई ज़िंदगी की शुरुआत करना। मैं चुप ही रही। मैंने मन ही मन ठान लिया था कि अब सब कुछ छोड़कर संजय की उस यादगार जगह पर चली जाऊंगी। मैं क्यों किसी की बात की परवाह करूं, जब कोई मेरी बात की परवाह नहीं करता। लेकिन दिल में 100 तरह के सवाल उठ रहे थे। आखिर मैं नदी के पास कैसे रह पाऊंगी? लेकिन मैंने अपने दिल की करने की सोची थी। कुछ दिन बाद ऐसे ही बीत गए। मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल मचलने लगी। आखिरकार मैं फैसले की घड़ी तक पहुंच ही गई थी। सुबह मेरी शादी थी। मैंने एक कलम और कागज़ उठाया और घर वालों के नाम एक खत लिख डाला। मैंने लिखा, मेरी प्यारी माँ और भाई, मैंने आपको कई बार समझाने की कोशिश की है कि मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं आप सबको छोड़कर इतनी दूर जा रही हूँ जहाँ कोई भी मुझे शादी करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। मुझे खोजने की कभी कोशिश मत करना, क्योंकि आप मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। मैंने कांपते हाथों से वह खत अपने तकिए के नीचे रख दिया था। मैंने अपने बैग में एक सूट डाला और रात के अंधेरे में गुमनाम शहर की ओर कदम बढ़ा दिए।
मैं बहुत घबराई हुई थी कि पता नहीं अब क्या होगा। मैंने अपने आप को एक बड़े से कंबल से ढक लिया था। मैं डरते डरते पैदल ही चल रही थी। करीब 1 घंटे के बाद मैं उस नदी के पास खड़ी थी जहाँ मैं और संजय मिलते थे। वहाँ इतना सन्नाटा था कि मेरा दिल बुरी तरह से डर रहा था, लेकिन मैं जानती थी कि जब मैं संजय के पास पहुँच जाऊँगी तो मैं पूरी तरह से सुरक्षित हो जाऊँगी। मैं धीरे धीरे कदम रखते हुए आगे बढ़ रही थी। आखिरकार मैं उस पेड़ के पास पहुँच गई जिसके नीचे संजय और मैं बैठते थे। मैं उस पेड़ के नीचे बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रात के अंधेरे का सन्नाटा टूट गया था। मैंने संजय से शिकायत की कि संजय, तुमने मुझे क्यों इस दुनिया में अकेला छोड़ दिया? मेरे संजय कहाँ चले गए? क्यों चले गए? मैं इस तरह शिकायत करती और रोती जाती। बहुत देर तक रोने के बाद मेरे दिल का खुमार उतर चुका था। रात का अंधेरा भी अब फैला हुआ था। मैंने आजू बाजू नज़र दौड़ाई तो मेरे अलावा वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने अपने बैग से अपना सूट निकाल लिया। उस सूट में मैंने अपने हिफाजत के लिए एक चाकू छुपा कर रखा था। मैं चाकू से उस पेड़ पर हम दोनों द्वारा लिखे हुए नामों को उजागर करने लगी। लेकिन नाम कुरेदना इतना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। डर के मारे बार बार मेरे हाथ से चाकू छूट रहा था। मैंने सोच लिया था कि पेड़ पर लिखे हुए हमारे नाम को बड़ा करके मैं अपने जीवन की यात्रा को समाप्त करने वाली हूँ और सीधे संजय के पास पहुँचने वाली हूँ। मैं एक अकेली औरत एक सुनसान रात में एक छोटे से चाकू के सहारे एक बड़े से पेड़ पर लिखे हुए हमारे नाम को बड़ा करने में व्यस्त थी। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार मैं कामयाब होने ही वाली थी, मगर पेड़ की जड़ का छिलका बहुत सख्त था। नाम को कुरेदना कठिन होते जा रहा था। आखिरकार मैं उस नाम को कुरेदने में सफल हो गई। बस अब मेरा ये काम बचा था कि मैं उस पेड़ पर लटक कर खुदकुशी कर लूं और सीधे संजय के पास पहुंच जाऊं। सुबह की रोशनी भी फूटने लगी थी। मैं रस्सी लटकाने की तैयारी में लगी हुई थी कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। मैं एकदम से उछल ही पड़ी थी। मैंने जल्दी से गर्दन घुमाकर देखा तो पीछे रोहित खड़ा था। जैसे ही मैंने रोहित को देखा मैं एकदम से रोने को आ गई थी। तुरंत मैंने कहा, भगवान के लिए मुझे मेरे पति के लिए मर जाने दो। ऐसा करने से तुम मुझे हरगिज़ मत रोकना। वह बोला, तुम पति के लिए अपनी जान क्यों देना चाहती हो? मैं बोली, जब वह इस दुनिया में नहीं है तो मैं जीकर क्या करूँगी? रोहित धीरे धीरे से हंस दिया। वह बोला, याद है एक दिन मैंने तुम्हें फ़ोन करके कहा था कि मुझे तुमसे मिलना है, पार्क में आ जाना। मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊंगा। लेकिन फिर किसी कारणवश मैं पार्क नहीं आ पाया था, पर आज उस राज से पर्दा उठा ही देता हूँ। तुम यहाँ से उठकर मेरे साथ चलो। जल्दी ही सुबह होने वाली थी। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ, इसलिए मेरे साथ चलो। रोहित की बात सुनकर मैं एकदम से घबरा गई। मैं बोली, ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो? तुम कौन से राज की बात कर रहे हो? मैं जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हो। मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करूँगी। रोहित बोला, मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने जो कुछ भी कहा है सच कहा है। तुम यहाँ से उठो और मेरे साथ चलो। मैं उसकी बात
सुनकर स्तब्ध रह गई थी और मैं उसके साथ निकल पड़ी थी। रोहित आगे आगे चलने लगा था। मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी थी। उसने मुझे अपनी कार में बिठा लिया और कार को सुनसान इलाके की ओर मोड़ दिया। मुझे डर लगने लगा था, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैंने खुद को हालात के भरोसे पर छोड़ दिया था। रोहित ने अपनी कार को एक बड़े से फार्म हाउस के सामने ले जाकर रोक दिया और बोला, मेरे पीछे पीछे आओ। मैं कार से निकल आई थी। सूरज की रोशनी में मेरा ड्रेस मैला सा लग रहा था। मैंने अपने कपड़े झटक के धूल हटा दी और हम दोनों फार्म हाउस में दाखिल हो चुके थे। रोहित मुझे एक बड़े से कमरे के पास ले गया था। वह बोला, तुम अंदर चली जाओ। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुई। सामने का नज़ारा देखकर मैं तो दंग रह गई थी। मेरे सामने संजय खुद पड़ा हुआ था। वह पट्टियों से बंधा हुआ था। मैं उसके बिस्तर की ओर भागी और फूट फूट कर रोने लगी। आवाज़ सुनकर संजय ने झट से आंखें खोल दी थी। वह मुझे देखकर सिसकने लगा था। मैं बोली, संजय, ये सब क्या है? तुम्हें क्या हुआ है? वह सिसकते हुए बोला कि ये बेवफाई की सज़ा है। रजनी, मैं तुम्हें अपनी बेवफाई की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तुम दिल थाम कर बैठ जाओ। फिर उसने बताना शुरू कर दिया। रजनी, तुम्हें याद ही होगा कि हमारी शादी के 1 साल बाद ही मैंने तुम्हें बताना शुरू कर दिया था कि ज़्यादा काम होने के कारण मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ। लेकिन तुम मुझे बार बार ये एहसास कराती थी कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता और मैं हंसकर टाल दिया करता था। मैं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। दरअसल इस दौरान मेरे बॉस की बेटी भी ऑफिस आने लगी थी। उसे देखकर ऐसा लगा कि ये तो वही है जिसकी मुझे सदियों से तलाश थी। मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। उसकी भी मेरी जैसी हालत थी। हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार भी किया था। मेरे बॉस की बेटी जानती थी कि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन हम एक दूसरे के प्यार में मजबूर थे। मैं ऑफिस के काम जल्दी ख़त्म कर देता था, फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ घूमते फिरते रहते। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। मैंने भी हाँ कर दी, लेकिन उसने तलाक की शर्त रखी थी। मैंने किरण से कहा कि मैं रजनी को तलाक नहीं दे पाऊँगा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। फिर यदि मैं तुम्हें तलाक दे देता तो तुम मुझसे सवाल करती। इसलिए किरण ने मुझे सलाह दी कि तुम मौत का नाटक करो। मैंने अपनी आंखें बंद करके उसकी बात मान ली और मैंने अपनी गाड़ी को दीवार से टकरा दिया था। मुझे ज़रा भी चोट नहीं लगी। फिर किरण और मैंने शादी कर ली। हमने खूब ऐश कर ली। उसके पास बहुत पैसा था। हमने दुनिया भर की यात्रा की। हमें एक दूसरे के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता था। हमारी आँखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। लेकिन इस बार सबसे पहले किरण की आँखों से मोहब्बत की पट्टी उतर गई। पहली बार उसे मेरे अलावा भी दुनिया दिखाई देने लगी थी। उसने मुझसे तलाक मांगा। मैं उसे कैसे तलाक दे सकता था? मुझे उससे गहरा प्यार जो हो गया था। तो उसने तलाक का मुकदमा दायर किया। आखिरकार बुराई का अंत बुरा ही होता है। उस मुकदमे में मेरी हार हुई। मैंने उसे आज़ाद कर दिया
लेकिन उसने मुझे आज़ाद नहीं किया। उसने कहा, मैं तुम्हें अपने बाद किसी के काबिल नहीं छोड़ूंगी। उसने इस बार भी एक्सीडेंट वाला ड्रामा आजमाया था। उसने मेरा एक्सीडेंट करवा दिया और मैं यहाँ कई सालों से मुर्दों की तरह लेटा हुआ हूँ। मेरा सारा जिस्म तो मर गया है, लेकिन आंखें सलामत हैं अपनी बेबसी देखने के लिए, और ज़ुबान सलामत है तुम्हारे सामने अपने अपराध को स्वीकार करने के लिए। मुझे माफ़ कर दो रजनी, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। मुझे किरण जब मौत के मुंह में डालकर छोड़कर गई थी, तब मेरे काम मेरा एक साथी ही आया था। रोहित मेरा सहयोगी था। उसे मेरी हालत के बारे में पता चल गया था। ये मुझे अपने फार्म हाउस पर ले आया और इसने मेरी बहुत देखभाल की है। मुझे हर दिन एक डॉक्टर देखने को आता है, लेकिन वह भी मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता है। रोहित ने मुझसे कहा था कि वह रिश्ता ढूंढते ढूंढते तुम्हारे घर तक पहुंच गया था। उसने मुझे झिंझोड़ कर रख दिया। उसने कहा, बेवफाई के बाद अब दूसरे अपराध में गिर मत जाना। रजनी तुम्हें मरा हुआ समझकर दूसरी शादी कर लेगी तो तुम शादी पर शादी के पाप का बोझ कैसे उठा पाओगे। इसलिए रजनी, मैंने रोहित को भेजकर तुम्हें बुला लिया था। मुझे पता था कि तुम अभी भी उस जगह पर जाती होगी जहां हम दोनों मिलते थे। इसलिए मैंने उसे तुम्हें लेने के लिए उस नदी किनारे भेज दिया था। मैंने तुम्हें तलाक देने के लिए जहां बुलाया है, मैं तुम्हें आज़ाद करना चाहता हूँ। रजनी, तुम अपने जीवन की नए सिरे से शुरुआत करना। संजय की बातें सुनकर मैं रोती जा रही थी, मगर उनके आखिरी शब्द सुनकर मेरे आंसू थम गए थे। मैंने खुद को उनके चरणों में गिरा लिया था। मैंने कहा, संजय, मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे नाम लिख दी है। अब जब मेरे सामने तुम जिंदा हो तो मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय मत करना। संजय, अब तो मैं तुम्हें केवल इस शर्त पर माफ़ करूंगी कि तुम मुझे अपने साथ रहने की इजाज़त दोगे, फिर कभी तलाक का नाम भी नहीं लोगे। मेरी बातें सुनकर संजय रो रहा था। उसने मेरे सामने हाथ जोड़कर तलाक देने की इजाज़त मांगी, लेकिन मैंने उसके पैर पकड़कर उसे रोक लिया था। मुझे संजय का साथ मिल गया है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अब मैं हर रोज़ संजय की सेवा करती हूँ। मैं उसे बहुत सारी बातें करती हूँ, भगवत गीता पढ़कर सुनाती हूँ। वह हर पल मुझसे माफ़ी मांगता रहता है। डॉक्टरों ने मुझे बताया कि संजय की ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, प्यार संभव और असंभव से भी परे होता है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर साहब हंस पड़े थे, लेकिन मैं हंस भी नहीं पा रही थी। दोस्तों, रजनी ने जो फैसला लिया, क्या वे सही था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक, शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।